नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम शब्द विचार का टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ दिन पहले ही हमने शब्द विचार से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज आपके सामने प्रस्तुत किए थे। तो उस समय से कुछ साथियों के जो मैसेजेस आ रहे थे वो कह रहे थे कि सर हमें आप कृपया वो थ्योरी करवा दीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज रहे। तो हम थ्योरी करवाना शुरू कर चुके हैं। तो जो पहला वीडियो थ्योरी का साथियों, तो हम क्या है, शब्द से पहले अक्षर को जानना जरूरी समझते हैं। ठीक है। तो साथियों क्या कहा जा रहा है कि शब्द को जानने से पूर्व हमें उस छोटी इकाई जिससे उसका निर्माण होता है अर्थात अक्षर को जानना आवश्यक है। किसका निर्माण होता है? शब्द का। ठीक है। शब्द की छोटी इकाई क्या है? अक्षर है। और अक्षर को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है शब्द को जानने से पहले। क्या कहा जा रहा है इसमें? अक्षर क्या है भाई? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वहीं पर यदि शब्द की परिभाषा को देखें साथियों, तो क्या लिखा गया है कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। देखो साथियों, छोटी इकाई तो आपको पता ही है कि वर्ण या अक्षर कहा दिया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, भाषा की लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई वर्ण। लेकिन वहीं पर यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, सार्थक आ जाए, सार्थक यानी अर्थ सहित। ठीक है। वर्ण एक इकाई है। ठीक है। वो अलग है, अलग चीज़ है। उस वो अभाज्य है। यानी उसको अलग अलग टुकड़ों में व्यक्त नहीं कर सकते वर्णों को, अक्षर को। लेकिन वहीं पर यदि हम इसको देखें साथियों, तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, यानी अगर ये प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो बिल्कुल शब्द है जी। एक या एक से अधिक वर्णों तथा निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है साथियों, याद कर लेना। शब्द का निर्माण कैसे होता है? एक या एक से अधिक वर्णों तथा निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और देखिए साथियों, शब्द भेद को निम्नांकित आख्या एक संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कर देगी। अभी आख्या क्या है? तो आख्या को हम सारणी कह सकते हैं, एक ग्राफ के टाइप से जहाँ समझाया जाता है। विवरण भी कह सकते हैं। ठीक है। जो नीचे विवरण दिया गया है उसकी भांति हम अर्थ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं साथियों। तो शब्द भेद, शब्द भेद के दृष्टिकोण से साथियों देखिए, तो शब्द भेद परिपूर्ण दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो दो भेदों में मुख्यतः इसको बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर निरर्थक। ठीक है। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, यानी अर्थ सहित जिसका हम उपाय लाएं, अभिप्राय लें। ठीक है। अर्थ सहित। और निरर्थक है जो अर्थ रहित है। ठीक है। निरर्थक यानी अर्थ रहित। अभी अर्थ रहित भी कुछ शब्द रहते हैं, जैसे कि अ, चाय बाय, रोटी छोटी, है ना, घूमना शूमना, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए तो रोटी का तो अर्थ है, लेकिन उसके बाद छोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। चाय का अर्थ है, बाय का अर्थ नहीं। तो इस तरह से अगर पशु पक्षियों की आवाज़ को भी देखें, ठीक है, या फिर तूफान की आवाज़ है, बिजली के गड़गड़ाहट की आवाज़ है, तो उसको हम नरेट नहीं कर सकते कि क्या ध्वनि हो सकती है। तो उस प्रकार से वो भी निरर्थक है। लेकिन आवाज़ है, वो एक प्रकार से शब्द जरूर है, लेकिन वो निरर्थक है। ओके। तो इस प्रकार से ये इसमें आ जाते हैं। लेकिन अर्थ सहित साथियों, सार्थक, देखिए साथियों, यदि हम सार्थक शब्द भेद की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास चार भेद आ जाते हैं। सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। पहला ये हो गया रचना और बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा भेद जहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है, तो इसको बोलेंगे हम प्रयोग या विकार के आधार पर, या रूप के आधार पर भी इसका अर्थ रहता है। ठीक है। ये तीनों ही अर्थ आप लीजिए। ठीक है जी। विकार या प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। ओके। तो ये चार भेद साथियों सार्थक आधार पर हम लेंगे। अलग अलग किताब में अलग अलग दे रखा है भाई, तो याद कर लेना है। तो सार्थक शब्द भेद के अंतर्गत पहले तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा है रूप विकार या प्रयोग के आधार पर। ठीक है। इनके आगे कई सारे जो हैं भाग किए गए हैं। यदि हम पहले भाग की बात करें सार्थक शब्द भेद की, तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर इसको हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आपने पढ़ा होगा, इसको आगे नरेट करेंगे अभी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को यदि हम देखें साथी, तो इसको आगे चार भागों में विभक्त किया जाता है। तो ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है। जहाँ पर मैं संकर को रहने देता हूँ, क्योंकि हालांकि पांचवा जे भी गिन लिया जाता है, लेकिन विदेशी और देशज को जरूर हम गिनना चाहेंगे। हालांकि जहाँ पर पांच दे रखे हैं, पांच भी ठीक हैं, लेकिन मुख्यतः अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तो चार हम मानते हैं। ठीक है। शंकर को कम माना जाता है, हालांकि ये भी एक विशेषता है। शंकर को भी साथ में लिख दिया है, तो ये अच्छी बात है जी। पांच भेद भी स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन किताब में अगर देखा जाए तो चार हैं। और पांच को हम एक सब्सटीट्यूट या फिर एक सप्लीमेंट के तौर पर देखते हैं। ओके। लेकिन चार मुख्य रूप से हैं। यदि पेपर में पूछ लिया जाए, पुस्तकों में तो पांचों दे रखे हैं,
4 मुख्य रूप से, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है साथियों, ये तीसरा भेद है सार्थक शब्द भेद दृष्टिकोण, परिपूर्ण दृष्टिकोण में। तो इसमें देखिए साथियों, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और साथ में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी तो उसमें आ जाते हैं। बहुत सारे शब्द साथियों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो एक अर्थी यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ, अनेक अर्थी यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जहाँ पर निकलते हैं, पर्यायवाची जहाँ पर एक शब्द के एक अर्थ निकलता हो, विपरीतार्थी विलोम शब्दों को कहा जाता है। तो अर्थ के आधार पर साथियों ये रहे भेद। ओके जी। तो वहीं पर अगर हम देखें साथियों, यहाँ पर एक आखिरी डंडा दिया गया है सार्थक शब्द भेद में। तो विकार या प्रयोग के आधार पर साथियों इसमें आ जाते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द आपको पता ही होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण को कहा जाता है विकारी शब्द। और वहीं हम यदि देखें अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आ जाते हैं। इन सबको नरेट करने वाले हैं धीरे धीरे से, मैं जल्दी से समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार इसको नरेट कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो साथियों यहाँ पर एक और चीज़ थी कि रचना के आधार पर जो शब्द भेद हैं रूढ़, यौगिक, जोग रूढ़, इसको भी आगे समझाने वाले हैं, लेकिन भाई ध्यान से सुनना है। इसमें जो रूढ़ शब्द हैं इसको भी समझाएंगे, यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ हैं, इनको भी समझाएंगे। लेकिन यौगिक शब्द को भाई ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है, यौगिक शब्द जो है एक तो उपसर्ग के योग से बनते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द जो है एक उपसर्ग के योग से बनते हैं। जैसे अपमान है शब्द हमारे पास, क्या है साथियों, अपमान। तो मान जो है साथियों जहाँ पर मूल शब्द है उपसर्ग हो जाता है अप। समझ में आया, ठीक है। प्रत्येक योग से बने हुए शब्द साथियों यौगिक हो जाते हैं। जैसे कि देखिए साथियों शक्तिहीन, ठीक है, शक्तिहीन। तो साथियों शक्ति जहाँ पर हमारे पास मूल शब्द है और वहीं हम देखें तो हीन शब्द जो है हमारे पास प्रत्यय के रूप में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यौगिक शब्द है। ओके, यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द। तो हीन शब्द जो है ये प्रत्यय के रूप योग से बना है, ठीक है। यानी हीन शब्द जो है प्रत्यय है और ये यौगिक शब्द शक्तिहीन जो है प्रत्यय के योग से बना है। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से भी शब्द बन जाते हैं और शब्दों के योग समास विधि से भी बनते हैं, ठीक है। यानी कोई समास है, यदि आप देखें समास खास तौर पर तत्पुरुष समास है, अव्ययी समास है, ठीक है। तो ये समास जो है ज़्यादातर जो है यौगिक शब्द बनाने के लिए काम में आते हैं। ओके, तो ये आपने समझना है। बाकी आप लोग लगभग कर ही चुके हैं। जोग रूढ़ के बारे में अगली वीडियो में समझाते हैं, ये वीडियो पहले देख लीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।